हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इनकम एंड स्पेंडिंग की आज आपकी क्लास नंबर 4 है। आइए सबसे पहले लिखते हैं क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4। और मैंने कहा था पिछली क्लास में कि मुझे ऊपर जो ग्रीन स्ट्रिप है उसको देखकर याद रहेगा कि मैं बताऊंगा आपको कि टीआर के साथ एमपीसी क्यों मल्टीप्लाई है एंड टीए के साथ भी एमपीसी क्यों मल्टीप्लाई है। कहा था नहीं कहा था? कहा था सर। बताएंगे आपको, चिंता मत करो, सारी बातें होगी। और देखिए आज का वैसे टॉपिक क्या है आज का टॉपिक जानने से पहले मुझे जरूरी ये है कि मैं आपको पहले पिछली क्लास में ले जाऊं और पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है वहाँ तक देख लूं। उसके बाद आज की बात करेंगे। क्विक टाइम में रिवीजन जल्दी जल्दी में। क्या बात हुई थी याद है? मैंने आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच सिखाया था। वाई इक्वस टू सी प्लस एस, सी प्लस आई, ए डी इक्वस टू, और दोनों इक्वल है तो एस इक्वस टू आई। ये टू सेक्टर में था। अगर एस इक्वस टू आई नहीं है इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है। एस ज़्यादा भी हो सकता है आई से और एस कम भी हो सकता है आई से। ये बातें हो गई थी। इस ग्राफ में भी सिखा देता मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे एस इक्वस टू आई है, अदरवाइज रेस्ट सारे पॉइंट पे एस और आई इक्वल नहीं है। ये बात सब हो गई थी आपसे कि इस साइड में, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में ए डी इज़ वॉट मोर देन वाई और आई इज़ वॉट मोर देन एस, एंड राइट साइड में उसका जस्ट अपोजिट होगा। आज मैं एक बार फिर से पूछ लूँगा आपसे ये बात। फिर मैंने कहा था कि अगर थ्री सेक्टर होगा, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थ्री सेक्टर होगा तो आपकी इनकम सिर्फ वाई नहीं रहेगी, उसमें से टैक्स माइनस होगा और टी आर प्लस हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम वाई माइनस टी ए प्लस टी आर, एकदम याद रहना चाहिए था आपको। उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपकी कंजम्पशन फंक्शन जो होगी ना वो सी बार प्लस सी स्मॉल सी वाई डी। जब भी सी बार बोलता हूँ तो कैपिटल सी है, जब भी सी बोलता हूँ इसका मतलब स्मॉल सी है, और स्मॉल सी वाई डी ये है। इसको सॉल्व किया था तो मुझे अल्टीमेटली ये मिला था, ये इसका क्या था, ऑटोनोमस वाला पोर्शन था। सी बार प्लस स्मॉल सी टी आर बार, ये स्मॉल सी है, लगता वाले कैपिटल लेकिन ये स्मॉल सी है। एमपीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एमपीसी है। ये सब बात तो फ्लो फ्लो में मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्लास में कई बार बात कर चुका हूँ इसके बारे में। ये भी एमपीसी है। फिर मैंने कहा था अगर आप कंजम्पशन कर्व अब ड्रॉ करोगे तो ये कंजम्पशन कर्व होगा, और ये वाली लाइन जो होगी ना ये क्या होगी, सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। चलता गया इस तरह से चलता गया। फिर ए डी कब डिराइव हुआ, फाइनली ए डी कब डिराइव हुआ, ये एक ऑटोनोमस है, ये भी एक ऑटोनोमस है, ये भी एक ऑटोनोमस है, ये भी एक ऑटोनोमस है, और सी वाई ऑटोनोमस नहीं है। ए डी कब डिराइव हुआ, मैंने सारे ऑटोनोमस को ए बार मान लिया था, ए बार इक्वस टू दिस। और जाते जाते क्लास मैंने पूछा भी था आपसे कि ए बार इक्वस टू क्या होता है, और याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल करते वक्त एकदम याद रहना चाहिए। ए बार इक्वस टू कंजम्पशन का ऑटोनोमस पोर्शन क्या होता है, सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार, एंड देन फर्म का आई बार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जी बार एंड एक्स बार। ये था ए बार। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाई इक्वस टू ए डी था, एंड देन अल्टीमेटली हमने ये डिराइव किया था। और अब मुझे ये समझाना है कि टीआर के साथ एमपीसी क्यों है। वो तो मैंने कोई अलग से डाला नहीं है टीआर के साथ एमपीसी, वो तो फॉर्मूला के साथ डिराइव करते करते आया है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए जो कंजम्पशन, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है, सपोज कीजिए 1 लाख है, यहीं पे इसका समाधान हो जाएगा, देखना। आपकी इनकम 1 लाख है, मान गए। और सपोज करो एमपीसी कितनी है, एमपीसी है सपोज करो आपका 30%। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 30% क्यों रखो यार, ज़्यादा रखो ना। सपोज करो ये है 60%। इससे क्या पता चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान दीजिएगा। इससे पता चलता है
कि आपका MPC अगर 60% है, मतलब 60,000 रुपीज़ क्या करेंगे आप, कंज्यूम करेंगे। और इसका मतलब MPS कितना है, 40%। 60 + 40 100% होना चाहिए, तो ये होगा 40%। इसका मतलब 40,000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं आप, सेव कर रहे हैं। यहाँ मैंने क्या मान लिया, टैक्स मान लिया जीरो, टैक्स जीरो मान लिया। इसी को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान लो MPC कितनी है, 60% है, वाई आपकी 1 लाख है, और टैक्स आपका सपोज कीजिए इसमें से आपका कितना है, 30% है, या फिक्स कर लीजिए 30,000 है। टैक्स आपका 30,000 है, ध्यान दिया आपने, टैक्स कितना आपका 30,000। तो अब ये बताइए कि अब आपकी इनकम कितनी बचेगी टैक्स के बाद, इसमें से माइनस क्या करोगे, टैक्स। तो 30,000 माइनस करोगे तो टैक्स के बाद इनकम कितनी बचेगी, 70,000। ये क्या होगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या होगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, नहीं होगा क्या बताओ। अब आप बताइए कि अब इस 70,000 का आप क्या करेंगे, 70,000 का आप क्या करेंगे, 60% कंज्यूम करेंगे, MPC है तो कितना होगा 42,000। 40% क्या करेंगे, सेव करेंगे, MPS है, कितना हो गया 28,000। पुराने कंजम्पशन से इस कंजम्पशन को कंपेयर कीजिए। पहले हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, 60,000, अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 42,000। हमारी लेस कंजम्पशन कितनी है, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। लेस कंजम्पशन कितनी है, लेस कंजम्पशन है 18,000, लेस कंजम्पशन 18,000 है। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ, लेस कंजम्पशन 18,000 क्यों है, हमने 18,000 कम क्यों कंज्यूम किया बताओ, टैक्स की वजह से। लेकिन टैक्स तो 30,000 था, क्या बात है, टैक्स तो 30,000 था, तो मैंने अपनी कंजम्पशन 18,000 से क्यों कम करी। अगर मुझे गवर्नमेंट को 30,000 टैक्स देना पड़ा तो अपनी कंजम्पशन हम 30,000 से कम कर लेते, मैंने 18,000 से क्यों कम करी, कोई जवाब दे सकता है। ऑफ कोर्स देखो, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा कि सर अगर मान लो पहला केस ये है और दूसरा केस ये है, माना पहला केस क्या है जिसमें टैक्स था, दूसरा केस कौन सा है जिसमें टैक्स नहीं है। अगर टैक्स था तो मेरी कंजम्पशन 42,000 है, और टैक्स नहीं है तो मेरी कंजम्पशन 60,000 है। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बार बोलूँगा, 3 बार बोल दूंगा इस चीज़ को। अगर टैक्स है तो मेरी कंजम्पशन 42,000 है, टैक्स नहीं है तो मेरी कंजम्पशन 60,000 है। अब आपके दिमाग में से एक बात आएगी, सर अगर टैक्स नहीं है तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ टैक्स नहीं लगा, तो आपकी कंजम्पशन सिर्फ 18,000 से ज़्यादा क्यों हुई। नहीं समझे बात को, मैं कह रहा हूँ विद टैक्स आपकी कंजम्पशन 42,000, विदाउट टैक्स आपकी कंजम्पशन कितनी, बोलो ना 60,000। डिफरेंस कितना है, चेंज कितना 18,000 का, और टैक्स कितना है 30,000 का। आप कहोगे सर जब गवर्नमेंट ने 30,000 का टैक्स आपसे नहीं लिया तो सारा का सारा पैसा आपने कंज्यूम क्यों नहीं कर लिया। जब गवर्नमेंट ने 30,000 का टैक्स आपका छोड़ दिया, नहीं लिया, तो आपके पास 30,000 इनकम और बढ़ गए, 30,000 इनकम और बढ़ गए, तो आपने सारा क्यों नहीं कंज्यूम कर लिया, बताओ क्यों नहीं कंज्यूम किया। अरे हम सारा कैसे कंज्यूम करते, कंज्यूम तो ऑलवेज हम किसके हिसाब से करते हैं, MPC के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट मेरी टैक्स मुझे छोड़ दे, टैक्स मुझे ना लगे, ना लगाए मेरे पे, गवर्नमेंट अगर मेरे पे टैक्स ना लगाए तो मेरी इनकम तो बढ़ जाएगी 30,000 से, लेकिन मेरी कंजम्पशन 30,000 से नहीं बढ़ेगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय MPC से बढ़ेगी। मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 60%, 18,000 18,000 से बढ़ेगी। बहुत ही छोटी और सामान्य सी बातों को मैं बहुत गहराई से समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर आपसे 30,000 की टैक्स ना ले तो पहली बात बताओ कि आपकी इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, जल्दी बताओ।
बढ़ी ना, कितने से बढ़ गई? 30,000 से। लेकिन क्या सारा का सारा पैसा आप कंज्यूम कर लोगे? नहीं कंज्यूम करोगे, क्योंकि कंज्यूम तो करोगे आप एमपीसी के हिसाब से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से। तो आपकी कंजम्पशन कितनी होगी? 18,000। मान गए? तो यूं समझ सकते हैं बातों को आप, मतलब गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं ले और मेरी इनकम बढ़ जाए तो सारा इनकम हम कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले, गवर्नमेंट हमारा टैक्स चार्ज करे, तो मेरी इनकम 30,000 से रिड्यूस कर जाएगी, लेकिन मेरी कंजम्पशन 30,000 से रिड्यूस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं भी लिया होता तो हम सारा का सारा कंज्यूम नहीं करते। मेरी कंजम्पशन कितने से कम होगी? जितना टैक्स चार्ज हुआ है, अब मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय एमपीसी। टैक्स कितना चार्ज हुआ है? 30,000, और एमपीसी कितनी है? 60%। मेरी कंजम्पशन रिड्यूस करेगी 18,000 से। जब भी मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स चार्ज कर दी 30,000, मान लिया। कितनी टैक्स चार्ज करी? 30,000 की। आपकी इनकम कितने से रिड्यूस कर गई? 30,000 से। तो इनकम अगर 30,000 से रिड्यूस की है तो ऑफकोर्स कंजम्पशन भी घटेगा। कंजम्पशन कितना घटेगा? क्या 30,000 से घट जाएगा? मल्टीप्लाई बाय एमपीसी, जितनी हमारी एमपीसी थी उससे घटेगी। कहीं भी कोई बच्चा या कोई आपस में ग्रुप में डिस्कशन चलता है तो आप ये जवाब दे सकते हो कि अगर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स नहीं भी चार्ज करती, टैक्स बिल्कुल चार्ज नहीं करती मेरे से, तो भी हम सारा का सारा पैसा कंज्यूम नहीं करने वाले थे। हम तो कंज्यूम करते जो हमारी एमपीसी है उसे मल्टीप्लाई करके, 30-60%। तो जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज भी कर रही है तो इनकम भले ही हमारी 30,000 से कम हो जाए, लेकिन हमारा कंजम्पशन 30,000 से कम नहीं होगा, बल्कि टैक्स मल्टीप्लाई बाय एमपीसी से कम होगा। जवाब मिल गया आपको? जल्दी बोलो, पक्का मिल गया? काफी देर से एक ही बात बोल रहा हूं, और लास्ट में इन कंक्लूजन यहां लिख रहा हूं, इन कंक्लूजन लिख रहा हूं। टैक्स अगर गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो आपका कंजम्पशन, गवर्नमेंट अगर टैक्स चार्ज करेगी तो आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन कितने से रिड्यूस करेगा? टैक्स इनटू एमपीसी, टैक्स इनटू एमपीसी, टैक्स इनटू एमपीसी। अब एमपीसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्मॉल सी। और टैक्स को क्या बोलते हैं? टी ए। और कंजम्पशन रिड्यूस कर, इसलिए क्या साइन लगाएंगे? माइनस। देखा आपने कि टी ए के पीछे सी क्यों लगा हुआ था? देख लिया? बताओ ना, जब देख लिया टी ए के पीछे सी क्यों लगा हुआ था? देख लिया नहीं देख लिया? क्योंकि हमारा टैक्स चार्ज होने से एमपीसी कम होगी, कितने से? मल्टीप्लाई सी से कम होगी। और माइनस क्यों था? क्योंकि हमारी कंजम्पशन रिड्यूस हो रही है। इसी बात को अब टीआर में रिपीट कर दो। टीआर मतलब ट्रांसफर्स। देखिए टीआर, टीआर मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट आपको फ्री में देती है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको 50,000 रुपीज दिया, आपकी इनकम कितने से बढ़ गई? आपकी इनकम बढ़ गई 50,000 से। बहुत सही बात। क्या आपकी कंजम्पशन भी, क्या आपकी कंजम्पशन भी 50,000 से बढ़ जाएगी? क्या आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी? नहीं, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी जितना आपका इनकम बढ़ा है, जो टीआर के बराबर है। अब मल्टीप्लाई व्हाट? एमपीसी। आपका कंजम्पशन बढ़ेगा जितना आपका इनकम बढ़ा है, दैट इज टीआर। और टीआर मल्टीप्लाई व्हाट? एमपीसी। आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी इससे। मतलब साफ सी बात है कि यहाँ पे भी देखना कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस साइन। एमपीसी मतलब स्मॉल सी, और टीआर का टीआर तो है ही, यहाँ टीआर ऑटोनोमस है। इसका मतलब क्या देखा आपने कि अब हमारी कंजम्पशन जो बढ़ेगी वो टीआर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम स्मॉल सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे बढ़ेगी। तो आपने क्या देखा कि आपको ये बातें क्लियरली पता चल गया कि टीआर के पीछे एमपीसी क्यों लगा हुआ है और टैक्स के पीछे भी एमपीसी क्यों लगा हुआ है। जाते जाते मैं एक स्मॉल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि गवर्नमेंट अगर टैक्स चार्ज करेगी तो क्या आपका कंजम्पशन उतना ही से कम होगा? नहीं सर, टैक्स में एमपीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ उतना से कम होगा। गवर्नमेंट अगर फ्री में मुझे इनकम देगी तो क्या मेरा कंजम्पशन पूरा पूरा बढ़ जाएगा? नहीं सर, गवर्नमेंट अगर मुझे फ्री में इनकम देगी तो पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा, बल्कि
हम उसको MPC से मल्टीप्लाई करेंगे और उस तरीके से पढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जल्दी बोलो। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। ये पिछले क्लास के क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करना चाहा तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, आइए अब लिखिए इक्विलिब्रियम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग लिखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट इन 4 सेक्टर। 4 सेक्टर में, और वो 2 अप्रोच से करेंगे हम लोग। एक तो y=AD से भी करेंगे और दूसरा हम करेंगे किससे? S=, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से भी करेंगे। ये दोनों चीज़ को बारी बारी से करेंगे। आइए जी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहले एक ग्राफ बनाइए ढंग से, और ये सब बातें हो चुकी है इसलिए समय में दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैंने क्या कहा था? 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, याद है आपको? कहा था नहीं कहा था? मैं करते जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोलिएगा। आप लोग बिल्कुल बीच में बोल सकते हैं। ये 45 डिग्री है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने पिछले क्लासेस को नहीं पढ़ा है, तो घर जाके तुरंत इमीडिएटली पढ़िएगा। ये कितने डिग्री पे है? 45 डिग्री पे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है y=AD, y=AD। अब यहाँ पे क्या करें हम? एक लाइन ड्रॉ करें जो क्या शो करता है? एग्रीगेट डिमांड। ये क्या लाइन है? ये लाइन है AD इक्वस टू क्या निकला था? A बार प्लस CY। मानते ही नहीं मानते बात को? जल्दी बोलो। A बार प्लस CY मानते हो? यस सर, आप मानते हो। मानना भी चाहिए आपको, अब मानना भी पड़ेगा आपको। आपके पास और क्या ऑप्शन है? ऐसी बात नहीं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास और भी टीचर्स हैं, ऐसी बात क्या है? लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं सही ही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अब क्या होगा सर? ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आप आज फिर से बताइए मुझे, A बार इक्वस टू आप क्या मानते हैं? सर C बार प्लस CTR बार माइनस CTA बार प्लस I बार प्लस G बार प्लस, बोलो, NX बार। कहोगे सर आपको कैसे इतना याद है? बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, सबको याद हो जाता है, करते करते सबको याद हो जाता है। ये सब कुछ है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आप देखो, अब आप समझते होंगे कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हुआ होगा? y=AD रहा होगा। बस ये बात हो गई। इसको डिराइव भी करके दिखा दिया था, वही सब कुछ आया था डिराइव करके। अल्टीमेटली डिराइव करके क्या आया था? अल्टीमेटली y= क्या आया था? 1/1 माइनस C इंटू क्या आ गया था? A बार। याद है आपको? ये आ गया था। इसको स्टार से नोटेशन कर सकते हैं। स्टार ये शो करता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सॉल्व करके ये सब कुछ आ गया था। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच सिखाना चाहते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लिखिए यहाँ पे आप। अब देखो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको आराम आराम से लिखिएगा, आराम आराम से लिखिएगा। y= क्या होता है? AD। और आप जानते हैं कि y= क्या होगा इस केस में? अब y= होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, होता है ना? बोलो ना। लेकिन y= कंजम्पशन प्लस सेविंग इन 2 सेक्टर्स में था। अब यहाँ 3 सेक्टर्स है, तो एक चीज और आएगा यहाँ पे। क्या आएगा सर? TA माइनस TR। क्यों सर, ये क्यों आएगा? एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका इनकम का मेन सोर्स क्या है? क्या, कहाँ से कमाती हो? बताओ। टैक्स से। और वो जो हम लोगों को ट्रांसफर्स बांटती है, उसी टैक्स से बांटती है ना। ट्रांसफर्स मतलब जो फ्री बांटती है। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं, अ काइंड ऑफ सेविंग है कि नहीं? गवर्नमेंट के बाद जो टैक्स की कलेक्शन होती है, उसमें से गवर्नमेंट जितना पैसा लोगों को बांट देती है, और जो बच जाता है अ काइंड ऑफ सेविंग है। मैं इसको अ काइंड ऑफ सेविंग क्यों बोलता हूँ, टोटली सेविंग क्यों नहीं बोलता हूँ? उसका वजह है। अभी मान लीजिए अ काइंड ऑफ सेविंग है, मानते हो बात को? इसलिए
अब जो y इक्वस टू होगा वो c प्लस एस प्लस टी ए माइनस टी आर होगा। किसमें? इन 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर में भी यही होगा। बिल्कुल सही बात है, y इक्वस टू हो गया। और दूसरी बात, ए डी इक्वस टू क्या होगा? ए डी आप जानते हैं, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, है कि नहीं? ए डी इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे y इक्वस टू ए डी होता है, इसका मतलब c प्लस एस प्लस टी ए माइनस टी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा? c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होगा। मानते बात को? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। अब ये c और ये c कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास? ये बचा। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले यहाँ तक लिखो, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, पहले यहाँ तक लिखो। मैं बोलता जाता हूँ, मैं तो फटाफट लिखता रहता हूँ ना, मुझे कभी चिंता ही नहीं रहती कि बच्चों ने लिखा नहीं लिखा है। y इक्वस टू ए डी, वाई इक्वस टू होता है c प्लस एस प्लस टी ए माइनस टी आर, और यहाँ पे ए डी इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स है। तो y इक्वस टू ए डी होगा तो c प्लस एस प्लस टी ए माइनस टी आर इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। क्लियर? लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया ना? तो क्या बचा अल्टीमेटली? s प्लस टी ए माइनस टी आर इक्वस टू आई प्लस जी प्लस एन एक्स। बच गया? मान गए बात को? यहाँ के बाद क्या कीजिए, एक चीज़ और कीजिए, g को इस साइड ले आइए। तो क्या बचेगा फिर आपको? अगर i को मैं बिल्कुल आइसोलेट कर दूँ, अकेले छोड़ दूँ, तो क्या बचेगा? s प्लस टी ए माइनस टी आर माइनस जी, इसको एक साथ लिखिए, और माइनस क्या कर दीजिए? एन एक्स, माइनस एन एक्स। लिख लिया आपने यहाँ तक? जल्दी बोलो। यस सर। तो क्या हुआ देखो, अब देखो बताता हूँ क्या। ये क्या चाहिए? ये है आपका एस, ये है प्राइवेट एस। प्राइवेट एस मतलब समझते हैं? प्राइवेट बॉडीज, हम सब की सेविंग सही है, हम सब आम लोगों की सेविंग सही है। और ये भी क्या है? ये भी एस है, लेकिन ये कौन सी एस है? पब्लिक, पब्लिक सेविंग। और ये माइनस क्या? एन एक्स। पब्लिक सेविंग क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो सेविंग होती है उसको पब्लिक सेविंग बोलते हैं। एस पी यू बी, पब्लिक सेविंग इक्वस टू क्या होगा? गवर्नमेंट का इनकम क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट का खर्चा क्या? टी आर। गवर्नमेंट का एक खर्चा क्या? और एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट के जितने भी इनकम हुए, उस इनकम में से गवर्नमेंट ने कुछ आम लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को फ्री में बांट दिया। जो फ्री बांटा वो क्या? टी आर है। और गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा भी किए, वो क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है। तो गवर्नमेंट के इनकम में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ गया? जल्दी बोलो, क्या आ गया? पब्लिक सेविंग आ गया। इसका मतलब साफ सी बात है, फाइनली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा? आई इक्वस टू होगा एस प्राइवेट प्लस एस पी यू बी माइनस वॉट? एन एक्स। ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही शो करता है। जबकि टू सेक्टर में क्या था? टू सेक्टर में सिंपल था एस इक्वस टू आई, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिंपल नहीं है। क्यों ऐसा सिंपल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्टर है। 4 सेक्टर है तो एक पब्लिक सेविंग भी आ जाएगा, और 4 सेक्टर तो नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। देखो, नेट एक्सपोर्ट होता है एक्स माइनस एम, होता है ना? एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट। एम का मतलब क्या? इम्पोर्ट। अगर एक्स इज मोर देन एम, इसका मतलब ये आएगा, एक्स माइनस एम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि x माइनस एम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट। मान गए? नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? नेट एक्सपोर्ट। उस केस में फॉर्मूला आपका यही रह जाएगा, आई इक्वस टू एस प्राइवेट प्लस एस पब्लिक अब माइनस वॉट? नेट एक्सपोर्ट। यही रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एन एक्स इक्वस टू होता है एक्स माइनस एम, आराम समझिएगा, पहले इतना लिख लो, फिर बात बताऊंगा इसके आगे। लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया?
हाँ, अगर x इक्वस टू है एन एक्स इक्वस टू एक्स माइनस एम और x इज लेस देन m, इसका मतलब है इट लीड्स टू x माइनस एम व्हाट, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये हो गया नेट इम्पोर्ट। क्या हो गया ये? नेट इम्पोर्ट। मान गए? नेट इम्पोर्ट हो जाएगा। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? आई माइनस एस प्राइवेट प्लस एस पब्लिक माइनस माइनस नेट इम्पोर्ट। माइनस नेट इम्पोर्ट क्यों? क्योंकि नेट इम्पोर्ट के साथ माइनस साइन लग गया, क्योंकि x माइनस एम में m ज़्यादा था। देखो ना ये, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? s प्राइवेट प्लस s पब्लिक अब प्लस नेट इम्पोर्ट बन जाएगा। ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? s प्राइवेट प्लस s पब्लिक और माइनस नेट एक्सपोर्ट था। ये दोनों सेम चीज़ है। अगर नेट इम्पोर्ट होगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा और नेट एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक ही चीज़ है दोनों, इसीलिए मैंने समझाने के लिए इतना कुछ किया है। अदरवाइज आप जान लीजिए बेसिक फॉर्मूला तो यही है और यहीं पे बात ख़त्म हो गई थी। वो तो साइन अपने आप रोल प्ले कर लेगा जब न्यूमेरिकल में डिजिट्स पुट करेंगे। तो बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिजिट्स पुट करेंगे तो साइन अपने आप एडजस्ट करेगा, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसे ही समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको और एलोबरेट कर दिया, अदरवाइज सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पे नेट इम्पोर्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट होगा ये माइनस हो जाएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले लास्टली आपसे एक बार फाइनली आपसे पूछना चाहता हूँ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप एक बार जवाब देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि टू सेक्टर में S इक्वस टू आई से ही काम बन गया था, लेकिन क्या 3 सेक्टर में S इक्वस टू आई से काम बना था? ये 2 सेक्टर की बात है। लेकिन 4 सेक्टर में क्या इससे काम बना? नहीं। उसमें क्या होगा? I इक्वस टू एस प्राइवेट प्लस एस पब्लिक प्लस वॉट माइनस नेट एक्सपोर्ट ऑब्लिक प्लस नेट इम्पोर्ट। मज़ा आ गया? सही बोलो। ये बात, ये था आपका। पक्की बात? सही है सब कुछ? अब इसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन टॉपिक चेंज करने से पहले बता दूं कि अभी तक मैंने क्या किया है। अभी तक मैंने सिर्फ एंड सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना सिखाया है, वो भी दो अप्रोच से। कौन कौन से दो अप्रोच से? y इक्वस टू ए डी से और s इक्वस टू आई से। और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने निकाला 2 सेक्टर में भी और मैंने 4 सेक्टर में भी, और सारा ड्राइव कर दिया, सब कुछ ड्राइव कर दिया एकदम मज़ेदार ढंग से। अगर यही मैं कहूँ आपको तो y इक्वस टू मैंने क्या ड्राइव किया था? 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई वॉट ए बार। ये 2 सेक्टर में भी और ये 3 सेक्टर में भी। बस 2 सेक्टर में यहाँ क्या था? ए बार का मतलब क्या था बताओ? सी बार प्लस आई बार। और 3 सेक्टर में क्या मतलब था ए बार का? सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। अब आप देखते हो मैंने कितनी बार बोला और आपकी तरफ से आवाज़ भी आ रही है। अगर कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं उसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि उन्होंने पहले 3 क्लास को नहीं पढ़ा है। लेकिन आप मुझसे कभी पूछ सकते थे सर आप एक ही चीज़ को इतनी बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे पता है ना कि ये सब चीज़ एज इट इज़ एग्जाम में नहीं आता, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स वही बच्चा कर सकता है जिनको कॉन्सेप्ट आता हो, और सिर्फ आता नहीं हो रटा हुआ हो। कॉन्सेप्ट दिमाग में हो उसके बाद रटा हुआ हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सीधे रट जाओ, डायरेक्टली रटने को मैं कभी इंडोर्स नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट लेने के बाद याद करना, मगअप करना को मैं हमेशा से इंडोर्स करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको है लेकिन सही वक्त पे याद ही नहीं आ रहा है, तब क्या कर लोगे? दोनों काम होना चाहिए। नया टॉपिक आपका है मल्टीप्लायर थ्योरी, लेकिन मल्टीप्लायर थ्योरी मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आइए जी, अब बात करते हैं न्यू टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट? मल्टीप्लायर थ्योरी। बड़े आराम से मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ। और मैं उससे पहले बता दूं कि जितनी बातें मैं आपसे करता हूँ ना, सब का मेरे पास ये स्टडी मटेरियल जो आपको इसी फॉर्म में मिलता रहेगा। आप बहुत ही आराम से यहाँ से इसको पढ़ पाएंगे,
बहुत समझ पाएंगे, इसलिए लिखने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो मेरे लेक्चर्स है उनको ध्यान रखना है, नोट सामने खोल के रखना है, जो खाली स्पेस बची हुई है इसी स्पेस पे कुछ ना कुछ नोट बनाते जाना है, यहीं पे बनाते जाना है, समझते जाना। और वैसे भी मैं क्लास में कुछ कुछ बातें लिखवा ही रहा हूँ आपको, तो बड़ा शानदार रहेगा आपकी तैयारी, बहुत शानदार तैयारी होगी। इसमें इतनी सी बात नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा इस नोट्स में क्या क्या खास बात है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा, और मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको लास्टली जा करके कितने सारे न्यूमेरिकल्स एंड देयर सॉल्यूशंस भी हैं। ये तो सिर्फ एक चैप्टर जो भी पढ़ा रहा हूँ इनकम स्पेंडिंग सिर्फ उसकी है, तो सोचो और सब चैप्टर कितने आएंगे। और एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी नहीं आता है, बहुत कम न्यूमेरिकल ही आता है। देख रहे हैं, एक से लेकर शुरू हो रहा है आपका, क्वेश्चंस भी है उसके सॉल्यूशंस भी हैं, और ये चलते चलेंगे। अगर यही न्यूमेरिकल्स ही सारा सॉल्व कर दिए, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशंस होती है ना, और यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन से 20% ऊपर होता है जो मैं पढ़ाता हूँ। आपका जो सिलेबस है उससे 20% ज़्यादा, तो ऑफकोर्स जो वहाँ क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही सस्ता आएगा, हल्का आएगा। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन कभी फंस जाए वो तो अलग बात होती है, अदरवाइज बाय एंड लार्ज जो हमारा क्वेश्चन है ना उसका स्टैंडर्ड रहेगा वो आपके सिलेबस से ज़्यादा ही रहने वाला है। देखिए 20 क्वेश्चन तक हैं और सारे न्यूमेरिकल सब कुछ। उसके बाद 10 ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करोगे एक चैप्टर में बताओ मेरा? अगर 100-150 क्वेश्चन मैंने सारे बुक के करवाए तो फिर तो मज़ा ही आ गया आप लोगों को। तो ये पूरी बात है, इसके साथ साथ चलेंगे हम लोग। आपको आ रही बात समझ में? 2 दिन से मेरा PDF नहीं खुल रहा था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आपको दिखाते चलेंगे साथ साथ। ये सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल तो अपने सामने में अपने हाथ से और आपसे करवाएंगे क्लास में एकदम आराम आराम से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स किया तभी एग्जाम में कुछ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। क्या फ़ायदा अगर मैं पढ़ता चला गया और न्यूमेरिकल्स आपको आता ही नहीं तो। इसलिए न्यूमेरिकल से पूरा ध्यान देना है। मुझे निकालना था मल्टीप्लायर थ्योरी, आ जाइए अब। और मल्टीप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह आपको काम देगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। लिखिए मल्टीप्लायर थ्योरी, हेडिंग लिखिए, स्टार्ट करें। यस सर। मल्टीप्लायर थ्योरी, चलिए जी। बहुत ही सिंपल एंड साधारण तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या देखा? y इक्वस टू क्या देखा? ये y स्टार 1/1 - c इंटू क्या देखा? a बार देखा। मज़ा आ गया। अब मैं एक साथ यहाँ पे 3 सेक्टर के बारे में या 4 सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक साथ मल्टीप्लायर थ्योरी समझा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करूँगा कि पहले 2 सेक्टर बताऊँ फिर 3 सेक्टर बताऊँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार मैं सारा कुछ समझा देता हूँ। यस सर। क्या समझाना है सर, ये बताइए। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या ये कभी चेंज नहीं हो सकता? नहीं चेंज हो सकता है? हो सकता है सर। चेंज इन इनकम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम होगा, किस वजह से होगा आपको क्या लगता है? यहाँ चेंज इन इनकम, इनकम यहाँ पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? भाई कभी भी वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो यहाँ इनकम क्या है? इनकम यहाँ डिपेंडेंट है। इनकम हमारा आउटकम है। इनकम मुझे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? मेरी इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, मेरी कंजम्पशन से मिल रहा है, तो इनकम यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो चेंज इनकम अल्टीमेटली किन किन बातों पे डिपेंड करता है? बताओ, बता सकते हो क्या? डिपेंड्स अपॉन किन किन बातों पे? पहला है ए बार, पहला ए बार, और दूसरा क्या है? दूसरा देखो है सी। सी का मतलब क्या हुआ? MPC। अरे बाबा ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके फॉर्मूला में दिख रहा है वही से समझ लो ना, जो इक्वेशन में दिख रहा है कि आपका इनकम डिपेंड करता है वाई पे, सॉरी ए बार पे, और डिपेंड करता है सी पे। नहीं मानते हो? अगर MPC में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा,
अगर ए बार में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा। मान गए जी? जल्दी बोलो। यस सर। इसमें से सबसे पहले मैं बहुत ही संभल संभल के बोल रहा हूँ, मुझे पता है अगर ज़्यादा जल्दी जब बाजी करूँगा तो आप हौच पौच सिचुएशन में घुस जाएंगे, आप एकदम संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, इसलिए मुझे बड़े आराम से बात करने दो। सबसे पहले बात करता हूँ चेंज ए बार पे कैसे डिपेंड है। ए बार पे देखो यहाँ पे y इक्वस टू 1/1 - c, और यहाँ ए बार है। मैं ऐसा करता हूँ चेंज इन y करता हूँ तो क्या होगा 1/1 - c इंटू क्या हो जाएगा चेंज इन ए बार हो जाएगा, नहीं होगा? चेंज इन ए बार हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझो, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर इनका ए बार को 100 रुपीज़ से चेंज करता हूँ और मेरी इनकम अगर 300 से चेंज हो जाता है, अगर मैं ए बार को 100 से चेंज करता हूँ और इनकम मेरी 300 हो जाती है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यहाँ पे ये क्या है 3 है, नहीं है? ये 3 किसकी वैल्यू है? ये 3 किसकी वैल्यू है? 3 वैल्यू है 1/1 - c की वैल्यू क्या है 3 है। 1/1 - c की वैल्यू 3 है। 1/1 - c की वैल्यू 3 है। आप जानते हो क्या हुआ? आपने ए बार में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। इसका मतलब यहाँ 3 क्या कहलाता है? 3 कहलाता, 3 क्या कहलाता है? 3 कहलाता है मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। ओह, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? 3 यहाँ क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। इसका मतलब 1/1 - c ये क्या है? ये है आपका मल्टीप्लायर। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर आपने कैसे मान लिया कि मल्टीप्लायर 3 होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है। मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होगी। पहली बात मुझे ये बता दीजिए कि अभी मैंने सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश की थी आपको कि ये ए बार आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वह आपका इनकम है, और ये 1 - c क्या है, इसके बारे में मेरी ज़्यादा जिज्ञासा। ये क्या है? बोलो ना क्या है? मल्टीप्लायर है। कई जगह से आवाज़ आ रही है, कई जगह से नहीं आ रही है। ये मल्टीप्लायर है। अगर ये मल्टीप्लायर है तो इसका ज़्यादा होना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि कम होना फ़ायदेमंद है? इसका ज़्यादा होना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि कम होना फ़ायदेमंद है? इसका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना अच्छी बात है, क्योंकि हम 100 रुपये लगाएंगे 500 कमाएंगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर 5 है। 100 रुपये लगाएंगे 1000 कमाएंगे, इसका मतलब मल्टीप्लायर 10 है। कितनी अच्छी बात है। कौन नहीं चाहेगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें? क्या बात है, बोलो ना। कौन नहीं चाहेगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए? इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हमारी मल्टीप्लायर क्या हो ज़्यादा हो। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों होगी ये समझाता हूँ। क्योंकि मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? सी पे। मल्टीप्लायर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेरा पूरा फोकस किस पे चला गया है? मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सी। मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन सी। मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? सी पे, एमपीसी पे। और आपको कहीं ना कहीं याद है कि मैंने बता रखा है सी क्या, एमपीसी की वैल्यू क्या होती है? एमपीसी वैल्यू मोर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है। क्या बात है, मज़ा आ गया? मोर देन 0 एंड लेस देन 1। मैंने कहा था ना, एक छोटे छोटे नॉलेज को कलेक्ट करते चलो, सब कुछ कभी ना कभी काम आएगा। देखो काम आ गया। मल्टीप्लायर की वैल्यू, सॉरी, एमपीसी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। वहाँ मैंने समझाया था किसी भी इंसान की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी खर्च करने की इच्छा, कंज्यूम करने की इच्छा 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। जितना वो कमाता है उसमें से कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता ही करता है, 100% कंज्यूम कभी नहीं करता है। इसलिए सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। मानते हो? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मानते हो? यस सर, यस सर। तो चलो एक एक फिगर ले लेते हैं। मान लो सी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? सी की वैल्यू मान लेते हैं एक, चलो लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0.50। लेट कर सकते हैं ना? 0.50 का मतलब हुआ
0 से ज़्यादा और 1 से कम। नहीं मान सकते? बताओ। मान सकते हैं सर। इसका मतलब हुआ कि 1/1 माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 माइनस 0.50, दैट इज़ 1/0.50, दैट इज़ 2। देखा आपने? दैट इज़ 2। मान गए? मान गए? बोलो सर। मान गए। अब चलो एक और केस ले लेते हैं। लेट एमपीसी कितनी है? मान लो एमपीसी आपकी है पॉइंट 90 ले लेता हूँ। चलो 90 ले लेता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.90, ये क्या होगा? 1/0.10, तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 नहीं होगा? आपने क्या देखा? आपका एमपीसी जब आपका एमपीसी अगर 0.50 था तो उस वक्त आपका मल्टीप्लायर क्या था? अगर सी था आपका 0.50 तो मल्टीप्लायर क्या था? बोलो ना। 2 था। अगर सी आपका 0.90 हो गया तो मल्टीप्लायर क्या था? 10। आपने क्या देखा? अगर सी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो रही है? बोलो ना। अगर सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है। इससे साफ पता चलता है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो 1/1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा भी, मतलब क्या? सी घटेगा तो इसका मतलब 1/1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। क्या मैं इसको भी करके दिखाऊं? अरे भाई जब बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो घट रही तो घट रही है। कहने की बात क्या है इसमें? पहले यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहाँ तक लिखवाऊँ? कहाँ तक बताओ? लिखो पहले यहाँ तक। इन छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करो बच्चे, यार कलेक्ट करो। जितना ज़्यादा छोटी छोटी नॉलेज आप ग्रैब कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस तो उतनी जल्दी, उतनी आसानी से एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले मुझे बताओ कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी बोलो। यस सर। सारे बच्चे बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सभी बोलो। यस सर। समझ में आ गई बातें? इसको यूं भी समझ सकते हैं हम। देखो एक बात और समझना, इसको यूं भी समझ सकते हैं। कैसे सर? एक बार नोटिस करना, अगर एमपीसी सी की वैल्यू बढ़ती है, अगर सी की वैल्यू बढ़ती है तो 1 माइनस सी की वैल्यू क्या होती है? बोलो ना। घटती है। तो 1/1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर घटती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स है? 7th 8th क्लास की मैथमेटिक्स है। छोटे बच्चों से भी पूछ सकते हैं आप। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप इसको यूं भी समझ सकते थे, यूं भी समझ सकते थे। जैसे समझना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ लो। आपने क्या देखा? आपका जब भी ये मैं बॉक्स बनाता हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैं बॉक्स बनाता हूँ। आपने क्या देखा? कि आपका चेंज इन इनकम जो है वो आपके इस पे डिपेंड करता है, ए बार पे। और ए बार से भी चेंज करने पे आपकी इनकम कितनी चेंज होगी? ए बार में चेंज करने से, ए बार में चेंज करने से आपकी इनकम कितनी चेंज होगी? ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर पे। अब मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? सी पे। मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? सी पे। मान गए? बोलो जल्दी से। यस सर। चलिए, चलिए एक बात और बोलता हूँ, एक बात और बोलता हूँ। ये बात तो इन कंक्लूसिव, कंक्लूजन में आप समझ गए, इन कंक्लूजन में समझ गए कि हमारी चेंज इन वाई होगी तो तब होगी जब 1/1 माइनस सी है और मल्टीप्लाई यहाँ क्या करेंगे? चेंज इन ए बार होगी। होगी? राइट। अब एक छोटा सा काम और करते हैं हम। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए बार कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? 1/1 माइनस सी हो गया। नहीं हुआ? बताओ। हुआ ना? नहीं हुआ? अब आपने इसका क्या नाम रखा? ये क्या चीज़ है? ये बताओ क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? मल्टीप्लायर। इसका मतलब है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए को भी हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लायर कह सकते हैं। ये भी मल्टीप्लायर है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए से भी हम क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए से भी हम क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? जल्दी बोलो। निकाल सकते हैं। लेकिन क्या मल्टीप्लायर अपने आप में सफिशियंट है? नहीं सफिशियंट है। क्यों सर?
क्योंकि ए बार अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब बहुत कुछ होता है। क्या होता है बताओ? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है सी बार। ए का मतलब होता है टी आर बार। सी मतलब सिंपल टी आर बार की बात करो, सी तो अलग चीज हो गया। ए का मतलब होता है, बोलो ना, टी ए बार। ए का मतलब होता है आई बार। ए का मतलब होता है जी बार। ए का मतलब होता है एन एक्स बार। मैंने कहा चेंज इन ए बार। मैंने कहा चेंज इन ए बार, तो मतलब किसका चेंज? किसका चेंज भाई? सी बार की चेंज की, टी आर बार की चेंज की, किसी का भी चेंज हो सकता है, मुझे क्या पता। अगर चेंज इन सी बार हुआ तो इसका नाम, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी बार हो जाएगा। बोलो ना। ओ माय गॉड, जल्दी जवाब दो, सही बात है ना? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी बार हो जाएगा। फॉर्मूला का नाम हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी बार हो जाएगा, क्योंकि ए बार में से एक फैक्टर है सी बार जिसको मैंने चेंज किया। तो पता है ये है मल्टीप्लायर, है ना? लेकिन ये मल्टीप्लायर कौन सा हो जाएगा? ये कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर हो जाएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर, ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर। ये कंजम्पशन मल्टीप्लायर ज़्यादातर आपको बुक में या एग्जाम में दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कहा। अगर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी बार किया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर। अगर मैं यहाँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन क्या कर दूं? टी आर कर दूं। बोलो ना। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। ओ माय गॉड, समझ रहे बात को नहीं समझ रहे हैं? ये हो जाएगा ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। एक्सक्यूज मी, समझ रहे ना? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी ए कर दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टैक्स मल्टीप्लायर। एक्सक्यूज मी, क्लियर है? यस सर। अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई बार कर दूं, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर? अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी कर दूं, तो ये क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। जिस फैक्टर में चेंज करेंगे उसके हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एन एक्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। नहीं हो जाएगा? क्या ये बहुत मुश्किल बात थी? ऑफ कोर्स नॉट। एक बार समझने के बाद ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात होगी? बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। तो ये मल्टीप्लायर का मैंने नाम रखा। अब मल्टीप्लायर कैसे, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं आपको क्या कहता हूँ, y इक्वस टू, आपने देखा था 1/1 माइनस सी इंटू ए बार, देखा ना? और जानते हो, मैं एक चीज़ और करता हूँ, ये 1/1 माइनस सी मल्टीप्लायर है, इसका नेमिंग कर देता हूँ मैं अल्फ़ा। क्या नेमिंग कर देता हूँ इसका? अल्फ़ा। इसका नेमिंग करता हूँ अल्फ़ा से। अगर मैंने इसका नेमिंग कर दी अल्फ़ा से, इसका मतलब अब ये फॉर्मूला और भी सिंपल हो गया। y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार। y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार। मानते हैं? जल्दी बोलो। यस सर। अब y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखो। क्या होता है सर बताओ? सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी एर बार, अब प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। 10वीं 12वीं बार क्लास में लिख चुका हूँ मैं, याद हो गया होगा आप लोगों को। ऐसा फिर दोबारा से क्यों कर रहा हूँ? अब मैं ऐसा कहता हूँ कि इस y को मैं सी बार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स कर निकाल देता हूँ। मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ तो मैं इसको डिराइव कर देता हूँ सी बार के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन y इक्वस टू अल्फ़ा इंटू चेंज इन सी बार। और सब में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, और सब में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, और सब में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। तो बताइए, और सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0
जीरो एन जीरो नहीं हो जाएगी? बोलो ना सही से। यस सर। जब मैं चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा तो जिसमें मैंने चेंज ही नहीं किया वो तो जीरो हो जाएगा, ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन सी इक्वस टू अल्फ़ा हुआ, और ये अल्फ़ा यहाँ पे अब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लाई। नहीं कहलाएगा? मानते हो? यस सर। अब अगर मैं एकदम बहुत जल्दी जल्दी में आपसे पूछूं, अगर मैं चेंज इन वाई करूं और चेंज इन आई कर दूं, चेंज इन आई, तो इसका नाम भी क्या होगा? अल्फा ही रहेगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर मैं यहीं पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी कर दूं तो ये भी अल्फा होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। बस याद रखना, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है ना, तो किसी किसी बुक में इसका नाम अल्फा जी हो जाता है। क्या हो जाता है ये? अल्फा जी। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फा जी नाम लगाते हैं इसमें, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए? तो मैंने किसका किसका निकाल दिया आपको, मैंने आपको निकाल दिया किसका किसका, सी बार का निकाल दिया, आई बार निकाल दिया, जी बार निकाल दिया, एन एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मैं ये टी आर बार का और टी ए का मैं सेपरेटली निकालता हूँ। देखो कैसे निकालता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूँ y इक्वस टू, मैं करूँ यहाँ पे y इक्वस टू वॉट, चेंज करूँ अल्फा इंटू सी एंड चेंज इन टी आर। बात समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखो ये करना चाह रहा हूँ y इक्वस टू अल्फा इंटू सी इंटू चेंज इन टी आर। मैंने किस में चेंज किया? टी आर में चेंज किया, लेकिन टी आर के पीछे तो सी लगा हुआ है ना, तो सी तो उसका साथ छोड़ नहीं सकता है ना, तो क्या होगा अल्टीमेटली? अल्टीमेटली होगा y इक्वस टू अल्फा इंटू सी इंटू चेंज इन टी आर। नहीं होगा? बताओ जरा। अब यहाँ क्या बचेगा? y, लेकिन कब? यहाँ चेंज इन y, सॉरी चेंज इन y। एक्सक्यूज मी, समझ आ रही बात आपको? नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, लिखो, बताओ पूरा फॉर्मूला बताओ क्या है। y इक्वस टू क्या है? अल्फा इंटू, बताओ, सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार अब प्लस एन एक्स बार। मुझे आप पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए मैं इतना आराम आराम से बताता हूँ, अदरवाइज कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हो आप। देखो अब यहाँ देखो, मैं करता हूँ चेंज इन वाई और इक्वस टू करता हूँ अल्फ़ा, और इनटू करता हूँ क्या? सी, और इनटू क्या करता हूँ? चेंज इन टी आर बार। रिमेनिंग सारा चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं हो जाएगा? बताओ। मैंने किस में चेंज किया? सिर्फ टी आर में चेंज किया है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर इक्वस टू क्या होगा? अल्फा इंटू सी। नहीं होगा? इस मल्टीप्लायर का नाम क्या होगा? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। क्या होगा? मल्टीप्लायर। मतलब साफ सी बात है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1/1 सी और इंटू सी। ये ट्रांसफर्स मल्टीप्लाई हुआ, ये ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर हुआ। ये क्या हुआ? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। जब मैंने टी आर को अलग से क्यों निकाला? क्योंकि हर किसी की वैल्यू, हर मल्टीप्लायर की वैल्यू तो 1/1 सी है। हर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1/1 सी है, लेकिन ट्रांसफर्स की वैल्यू 1/1 सी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई भी है। मान गए? जल्दी बोलो। ये कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी है, एमपीसी है, ये यहाँ मल्टीप्लाई पे है। अब यही बात मैं टैक्स के केस में कहूँ आपको तो क्या होगा? टैक्स के केस में क्या होगा? चेंज इन वाई इक्वस टू होगा अल्फा इंटू माइनस माइनस सी एंड चेंज इन टी ए। नहीं होगा? बताओ। देखो ना, यहाँ माइनस साइन है, अल्फा यहाँ पे है, अल्फा यहाँ पे है, अल्फा इंटू माइनस सी एंड चेंज इन टी ए। अगर ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी ए इक्वस टू हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस सी। मतलब साफ सी बात है, माइनस अल्फा इंटू सी, दैट इज इक्वस टू माइनस 1/1 माइनस सी इंटू सी। नहीं समझे? इसका नाम क्या होगा?
इसका नाम होगा टैक्स मल्टीप्लायर। क्या नाम होगा इसका? टैक्स मल्टीप्लायर। इसका नाम होगा टैक्स मल्टीप्लायर। मतलब टैक्स में चेंज होने से एक बात नोटिस किया आपने कि टैक्स मल्टीप्लायर किस में आया हुआ है? नेगेटिव में आया हुआ है। क्यों नहीं आएगा? अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपका आपकी इनकम कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी, ऑफ कोर्स कम होगी, तो नेगेटिव ही होगा। टैक्स में और इनकम में नेगेटिव का रिलेशन है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो ऑफ कोर्स जीडीपी क्या होगा? कम होने लगेगा। क्योंकि टैक्स बढ़ाने से लोगों की पॉकेट से इनकम निकल जाएगा, तो वो कंज्यूम ही नहीं करेगा, वो कुछ और नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगी? हमारी इनकम कम होगी। अब सारे मल्टीप्लायर को एक साथ लिखने की ज़रूरत है। एक बार मैं लिखता हूँ, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ अगली क्लास में। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ आपको, देखो सारे मल्टीप्लायर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, नेट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, या कंजम्पशन मल्टीप्लायर, ऑटोनमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर। नहीं समझे? एनएक्स मल्टीप्लायर और ऑटोनमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर, ये जितने भी मल्टीप्लायर होते हैं इन सब की वैल्यू क्या होती है बताओ? इन सब की वैल्यू होती है 1/1 माइनस सी होती है। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर की बात करूं, आपको कसम है आपको बोलना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, तो ये क्या होगी? ये होगी आपको c इंटू 1/1 माइनस सी, और यहाँ साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ मैं टैक्स मल्टीप्लायर की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा और c इंटू 1/1 माइनस सी होगा। मज़ा आ गया? सीरियसली मज़ा आ गया, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त। अगर ये समझ गए तो कोई भी फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं अब आगे बढ़ने से पहले बताऊं, मैंने क्या कहा था? एक छोटी सी बात और समझाता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा था कि आपका जो y है उसमें जो चेंज होगा वो वो किस बात पे डिपेंड करता? 1/1 पे डिपेंड करता है, और साथ साथ a बार पे डिपेंड करता है। और यहीं से बात स्टार्ट हुई थी, और यहीं से बात को मैं कहाँ कहाँ तक ले गया था, ले गया ना कहाँ कहाँ तक। लेकिन जहाँ भी मैंने ले गया ना, अभी मैंने एक बात समझाया कि अभी ये मान कर चलो कि आपका c क्या है? कांस्टेंट है, c में चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज किस में हुआ है? a बार में चेंज हुआ है। सिर्फ चेंज किस में हुआ? a बार में चेंज हुआ है। अगर a बार में चेंज होगा तो ग्राफिकली क्या फर्क पड़ेगा, ये बात समझिए आप। ग्राफिकली क्या इफेक्ट होगा? देखिए क्या होगा, सिंपल देखिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, मज़ा तब आता है जब बच्चा खुद जवाब देता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बच्चा जवाब देता है। यहाँ कौन सी लाइन ड्रॉ करो बच्चा यार? y इक्वस टू ए डी। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए मुझे एक और कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, कसम में जल्दी बोलो। हाँ सर, ये कसम बार बार क्यों देता हूँ? ये आदत हो गई है मोटिवेट करने के लिए। ए डी इक्वस टू क्या है बताओ? क्या है ये? a बार प्लस सी वाई, है कि नहीं? देखो मैंने क्या कहा अभी? c को कांस्टेंट मान लो आप। चेंज किस में करो? a बार में। a बार में कौन सी फैक्टर में चेंज करना चाहते हो? पहले उससे पहले मुझे जवाब दो। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है? ये है क्या? ये क्या है? ये a बार है। a बार मतलब क्या क्या? c बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। सर पक गए हैं, बहुत हो गया। यस, इसमें से किसी एक में चेंज कर दो। चलो मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट में चेंज करता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूंगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब बढ़ा रहा हूं मैं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो बताओ ये एडी का कर्व किधर जाएगा? एडी का कर्व जो होगा वो पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एडी। ये 1 है, इसको कर दो 2, ये हो जाएगा क्या अब? ए बार, ए बार ये 1 था, ये कर दो 2, अब प्लस सी वाई। क्या सी में कोई चेंज हुआ? सी मैंने कोई चेंज नहीं किया, पहले भी सी सी था, अभी भी सी सी है, देखो दोनों सेम है। बस ए बार 1 था, वो ए बार 2 हो गया, ए डी 1 था, वो ए डी 2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बार वाले पोर्शन में ही चेंज सिर्फ हुआ है। किस में चेंज हुआ बच्चे? बोलो ना, ए बार वाले पोर्शन में। हाँ बोलो बोलो, पूछो।
सर जी मुझे बताओ कि अगर आपने आई बार में चेंज किया है तो क्या ये लाइन यहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ये लाइन यहाँ पे चेंज इन आई है ना, उससे बढ़ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा और पैरेलली बढ़ेगा। पैरेलली क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक स्लोप सेम है तब तक लाइन पैरेलली शिफ्ट करता है। और स्लोप क्यों सेम है? क्योंकि एडी कर्व का भी स्लोप कौन डिसाइड कर रहा है? एमपीसी डिसाइड कर रहा है। स्लोप इज बीइंग डिसाइडेड बाय स्मॉल सी, दैट इज एमपीसी। एमपीसी में मैंने चेंज ही नहीं किया तो स्लोप कैसे चेंज हो जाएगा? भाई लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? y इक्वस टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये m क्या होता है यहाँ पे? स्लोप होता है, नहीं पढ़ा है क्या? स्लोप होता है। सिमिलरली यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ लिखा ए डी इक्वस टू सी वाई प्लस ए बार, उल्टा कर देता हूँ तो ये c यहाँ पे क्या है? स्लोप तो है। लीनियर इक्वेशन में ये स्लोप होता है। क्या बात करते हो यार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहता है वही स्लोप होता है। जो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो स्लोप होता है। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वही स्लोप होता है। ये स्लोप है। क्या आप नहीं मान रहे हैं कि ये स्लोप है? जल्दी बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ये स्लोप है कि नहीं है? स्लोप है। अगर ये स्लोप है तो स्लोप में चेंज नहीं हुआ है। अगर स्लोप में चेंज नहीं हुआ तो लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगा। पैरेलल शिफ्ट क्यों करेगा? क्योंकि पहले यहीं तक ऑटोनोमस था, अब ऑटोनोमस हमारा यहाँ तक हो गया है। कैसी बात करते हो? नहीं समझना चाहो तो और बात है, और समझना चाहो तो यही बात है। मैं क्या कहूँ, पहले ऑटोनोमस यहाँ तक था, अब ऑटोनोमस यहाँ तक हो गया क्योंकि आई बार चेंज हो गया। ये पैरेलल शिफ्ट करेगा। पहले हमारी इनकम यहाँ तक थी, ये y1 था, अब हमारी इनकम कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई, ये y2 है। इनकम यहाँ तक आ गई। देख लो बच्चों, जल्दी बोलो। ये क्या है? ये चेंज इन y है। यहाँ भी देखो तो ये क्या है? ये क्या? ये चेंज इन y है। देख रहे हो? ये चेंज इन y है। बोलो ना। यस सर। ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये चेंज इन एडी है। कौन सा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन चेंज इन एडी है। और चेंज इन एडी किसके बराबर होगा? चेंज इन वाई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे साफ पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन दोनों इक्वल है। समझ रहे हो? दोनों इक्वल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। मानते हो बात को? नहीं मानते हो? मानते हो? नहीं मानते हो तो अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ टाइम हो चुका है। एक बात और नोटिस करो, देखो दिखाता हूँ आपको। आप बताओ कि अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, जो डीप लाइन की बात करूँ, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? चेंज इन, बोलो ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और यहां से यहां तक क्या दिख रहा है आपको? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम। तो साफ सी बात है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि चेंज इन इनकम इज व्हाट? मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब चेंज इन इनकम इज व्हाट? मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये चेंज इन इनकम मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लायर का इफेक्ट है। चेंज इन इनकम मोर देन चेंज इनकम, सॉरी, चेंज इन इनकम इज मोर देन इन्वेस्टमेंट क्यों है? मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर अपना इफेक्ट डाल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हुई तो हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले की सारी बात अगर आप समझ गए तो मैं यही ग्राफ अगली क्लास में फिर से बनाऊंगा और इनको 3 बार समझाऊंगा। जितनी बार को उतनी बार समझाऊंगा। मैं ग्राफ को समझा कर छोड़ूंगा, और ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकली भी समझना जरूरी है और वैसे भी समझना जरूरी है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। आ गया तो भी अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चों की हमें क्लासेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।